हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज शाम को कविता खाना बनाने नहीं आई थी। मैं 8 बजे तक अखबार पढ़ता रहा था। आखिर हार कर मैंने रचना को सलाद काटने को कहा और खुद चावल बनाने लगा। दाल सुबह की बनी रखी थी। डाइनिंग टेबल कविता दिन के वक्त ही लगा गई थी। खाना खाकर मैं वहीं बैठा टीवी देखता रहा। रचना अपने कमरे में पढ़ने चली गई। खाना खाते समय रचना ने एक बार कहा, पापा, कविता आजकल बहुत परेशान है। उसका हस्बैंड उससे बहुत झगड़ा करता है। बेटे, दोनों आपस में झगड़ा करते हैं। इतना कहकर मैंने रचना का ध्यान उसकी अपरिपक्वता की तरफ मोड़ दिया था। वह मेरा प्रयत्न समझ पाई ऐसा तो नहीं लगा, पर इतना जरूर लगा कि उसका कविता की निजी जिंदगी में झांकना मुझे पसंद नहीं। ये वो समझ गई है, इसलिए चुप रही। हम दोनों चुपचाप खाना खाते रहे। सिंक में बर्तन रखते हुए मेरी बेटी ने सिर्फ इतना पूछा, पापा, वो सुबह आएगी या नहीं? मेरी प्रश्नवाचक निगाहों का सामना करने में वह लड़खड़ा गई थी। ओ पापा, मैं इसलिए पूछ रही थी कि अगर वो सुबह तक नहीं आएगी तो मैं डिसेज कर दूं। तुम पढ़ाई करो, कविता सुबह आ जाएगी, ठंडे स्वर में मैंने कहा था। रचना अपने कमरे में चली गई तो बचे हुए चावल संभालते मुझे लगा जैसे मैं एक द्वीप बन गया हूँ। निर्जन उजाड़ सुना, चारों ओर से अपने ही दुराग्रह के पानी से घिरा हुआ। किसी हृदय से निकला कोई भी हाथ मुझ तक नहीं पहुंच पाता। रचना मुझे एक नन्हे जहाज सी लगती है जो ना जाने कब से इस द्वीप के चारों ओर घूमती लंगर डालने का स्थान खोज रही है। लेकिन कहीं पानी अधिक है तो कहीं कीचड़, और किसी तरफ से द्वीप पर इतनी सीधी खड़ी चट्टानें हैं कि कोई भी नहीं चढ़ सकता। मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा और रचना पर ढेरों ढेर प्यार उमड़ आया। जानता हूँ वह संध की कगार पर खड़ी रचना को माँ का प्यार तो सप्ताह में एक आध बार ही मिल पाता है। पिता के प्यार से भी मैं खुद वंचित कर रहा हूँ। रचना की माँ, मेरी पत्नी, मुझे छोड़कर चली गई है। नहीं, अपने किसी प्रेमी के साथ नहीं भागी। मुझसे अलग रहकर अपने तरीके से जिंदगी से जूझ रही है। नए सिरे से जीवन के संबल तलाश रही है। नारी को कमजोर मानने वाला मैं उसका संबल क्यों नहीं बन सका? इसका जवाब मेरे पास नहीं है। न तब समझ पाया था और ना ही अब तक इतना मजबूत बन पाया हूँ कि सत्य को स्वीकार कर सकूं। लेकिन इतना समझ गया हूँ कि अपनी इसी मानसिक पंगुता के चलते मैंने उसकी ताकत को दुस्साहस समझने की जो भूल की थी, उसका खामियाजा आज हम तीनों भुगत रहे हैं। मैं, रचना और श्रुति, मेरी पत्नी। सबसे अधिक तो रचना। याद आता है जब रचना का जन्म हुआ था तो श्रुति ने ही उसका नाम रखा था रचना। ये हम दोनों की रचना है। उसके इस वाक्य में छिपा प्रेम और उल्लास हम तीनों के इस नए संसार में घुल मिलकर एकाकार हो गए थे। श्रुति का नारीत्व तो माँ का श्रृंगार पाकर कुछ और निखर आया था। लेकिन तभी प्यारी सी गोल मटोल खूबसूरत रचना के बड़े होते होते इस घर में एक काली छाया सी प्रवेश कर गई थी। अनचाहे मेहमान सी, जैसे किसी ने टोना कर दिया हो या शायद किसी की नजर ही लग गई। किसी और की नजर क्या लगती, मेरी अपनी ही नीयत खा गई श्रुति के रूप को, उसकी प्रसन्नता को, उसकी सार्थकता को और खुशहाल हमारे छोटे से परिवार को। एक एक कर मैंने कितने ही कीले ठोकी थी अपने दाम्पत्य के ताबूत में। आरंभ में श्रुति बोलती, प्रतिवाद करती, अपने को बचाती, रचना को बचाती और शायद इसी प्रयास में मुझे भी बचाती। उसका धीमा स्वर ऊंचा उठता, उसका चुप्पा स्वभाव तीखा होने लगा था। मैं और भी चिढ़ जाता, साफ कह देता कि पहले वह कितनी अच्छी थी, वह पहले कितनी शांत रहती थी, तो वह भी तुनक कर कह देती कि उसे ऐसा मेरे ही व्यवहार ने बनाया था। उसे खुद भी चीखना चिल्लाना पसंद नहीं है। मैं और भवक उठता। अपनी उसी भवक में मैंने ना जाने क्या क्या कहा उसे। आज याद करता हूँ तो सिहर उठता हूँ। कुछ वक्त के इस तूफानी दौर के बाद वह पहले से भी अधिक शांत हो गई थी, लेकिन मैं बेलौस वैसा ही बना रहा। इस समय रचना के कमरे का दरवाजा खुला है। अभी अभी बाथरूम से निकली है।
ब्रश करके कपड़े बदल कर उतारे हुए कपड़े करीने से टांग रही है। मैं देखता रहा। कमरे के बाहर मैं जहां खड़ा हूं अंधेरा है। 10 साल की मेरी बिटिया ने अब अलमारी में से सुबह के लिए यूनिफॉर्म निकालकर कुर्सी पर रखी। जूते मोजे चेक किए, फिर दक्ष हाथों से अपना बैग लगाया। पेन पेंसिल सब चेक किए। कमरे की बत्ती बुझाकर धीरे से अपने बिस्तर पर लेटकर कंबल ओढ़ लिया। मुझे बाहर तक ऐसा लगा जैसे पूरे कमरे में रचना की खुशबू के साथ साथ उसकी हल्की भीनी भीनी सांसों की गूंज भर गई हो। चुलबुली शैतान रचना पिछले 1 साल में सयानी हो गई है। ऐसे जैसे उम्र के कई पड़ाव एक साथ लांघ लिए हो। जैसे बचपन में सीढ़ियां चढ़ते वक्त मैं किया करता था, 2-2 3-3 सीढ़ियां एक साथ फलांगता। क्या रचना का बचपन मैंने उससे छीन लिया है? प्यार क्या होता है? प्यार कभी समझ नहीं पाया, खास तौर पर मर्द और औरत के बीच का प्यार। कभी जो बंधन इतना मजबूत लगता है कि खुल गया तो इंसान बिखर जाएगा, हड्डी अड्डी अलग हो जाएगा, सांस रुक जाएगी, रक्त बह निकलेगा। वही प्यार कभी ऐसा कठोर अनावश्यक हो उठता है कि इंसान इसकी कैद में घुटने लगता है कि कुछ देर और रहा इस जकड़न में तो दम घुट जाएगा। उसकी आत्मा छटपटाने लगती है। मेरे और श्रुति के बीच क्या हुआ नहीं जानता। दूर बैठकर अपने आप को देखना साहस का काम है। इतनी ही हिम्मत अगर मुझ में होती तो आज हम तीनों ये श्राप नहीं झेल रहे होते। लेकिन पिछले कई दिनों से जो नाटक मेरे सरकारी क्वार्टर से जुड़े सर्वेंट क्वार्टर में कविता और डेविड के बीच चल रहा है, वह मुझे नंगा कर गया है। आज सुबह ही जब मैं आईने के सामने खड़ा होकर तैयार हो रहा था तो टाई और सूट में सुसज्जित मधुकर के स्थान पर उलझे बाल, बड़ी दाढ़ी और मुझे कपड़े पहने डेविड ही दिखाई दिया था। शराब की भवक से मेरे नथुने फड़क उठे थे। कुछ देर पहले ही डेविड मेरे पास से होकर गया था। घृणा से लबालब भरा हो कविता के प्रति विष उगल रहा था, मानो वह उसकी पत्नी ना होकर कोई खानदानी दुश्मन हो। गांव के जिस भोली भाली किशोरी को उसके मोहक रंग रूप के कारण अपने गांव से ब्याह कर शहर लाया था, जिस कविता को खुद उसने जोर देकर पहनना ओढ़ना सिखाया था, वही कविता जो उसका प्यार पाकर खिलकर शर्मीली किशोरी से भरपूर यौना बनकर निखर आई थी, आज उसी कविता के सौंदर्य से भयभीत हुआ ढा से भरा वह काला सांप बन बैठा था। फुफकारता हुआ बोला, देखिए साहब जी, आप ही पूछिए इससे कहाँ जाती है ये रात को कपड़े बदल बदल कर। मैं कुछ समझ नहीं पाया। कहाँ जाती है कविता? मैंने कविता की ओर देखा तो वो फफक पड़ी थी। साहब जी, यही तो आती हूँ और कहाँ जाऊंगी। कल शाम को बर्तन धो रही थी तो भरा हुआ भगोना मेरे ऊपर लुढ़क गया। सारे कपड़े गीले हो गए। साहब जी, ठंड लगने लगी तो मैं जल्दी से घर गई, कपड़े बदले और वापस यहाँ खाना बनाने आ गई थी। मैं कहीं नहीं जाती साहब जी, ये मेरी बात मानता ही नहीं। मैं क्या करूं? आखिरी शब्द उसकी सिसकियों में डूब गए थे। मुंह में दुपट्टा ठूंसकर वो अपनी रुलाई रोकने की नाकाम कोशिश में लगी थी। मेरे सामने एक का एक श्रुति आ खड़ी हुई थी। मैंने भी तो डेविड की तरह उस पर आरोप लगाया था। श्रुति अपने बनने संवरने की ओर कभी उत्सुक नहीं रही। बेहद आकर्षक व्यक्तित्व की स्वामिनी, दुनिया भर की नवीनतम जानकारी रखने वाली सुरुचिपूर्ण श्रुति जो पहन लेती वही उस पर खूब जचता। मैंने अक्सर अनुभव किया था, किसी भी पार्टी या उत्सव पर हम साथ जाते तो लोगों की नजरें बरबस हमारी ओर उठती और फिर उस आकर्षण का केंद्र रह जाती श्रुति और मैं दायरे से बाहर धकेल दिया जाता। शायद मेरा बहुत आग्रही और उग्र स्वभाव भी इसका एक कारण था। अपने दफ्तर में मैं बहुत पसंद किया जाता, मेरे काम की प्रशंसा होती, लेकिन सामाजिक स्तर पर मेरी पहचान धीरे धीरे श्रुति के पति के तौर पर बनने लगी थी। शायद यही डंक मेरे मन के भीतर धस गया और फिर इससे लगातार रिश्ता विश्व श्रुति के प्रति मेरी ईर्ष्या का रूप धारण करके मुझसे वह सब करवाता गया जो होशो हवास में शायद मैं कभी ना करता। उन दिनों श्रुति का दायरा विकसित तो होने लगा था, रचना बड़ी हो रही थी। अब उसे श्रुति की कम जरूरत होती तो श्रुति को खुद के लिए समय मिलने लगा। साहित्य में रिसर्च कर चुकी थी, अब जो फिर से होश संभाला, अपने आसपास देखना समझना शुरू किया तो
उसका सामाजिक दायरा और बड़ा होता चला गया। इन्हीं दिनों उसकी मुलाकात अपने उन प्राध्यापक से हुई जिनसे वह एमए में पढ़ चुकी थी और बेहद प्रभावित थी। अब वे यही विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रमुख हो गए थे। उनसे मिलने के पहले ही दिन श्रुति ने उन्हें घर बुलाया था और मुझसे मिलवाया था। सुरुचिपूर्ण आकर्षक व्यक्तित्व के धनी और वाक्पटु वे इंसान मित्र के तौर पर मुझे बहुत भाए थे, लेकिन एक ही क्षेत्र होने के नाते और पुरानी पहचान के कारण श्रुति और उनकी ट्यूनिंग के बीच में से मैं बाहर छिटक गया था। वे दोनों घंटों बातें करते और मुझे जबरन सुननी पड़ती। अपने स्वभाव के अनुरूप मैं उन्हें बार बार टोकता, अपनी ओर खींचता तो वे झुंझला भी उठते। मेरी बात का संक्षिप्त उत्तर देकर फिर से श्रुति की ओर उन्मुख हो जाते। मेरे भीतर तरह तरह के ऊट पटांग विचार घर बनाने लगे थे। मेरी ईर्ष्या श्रुति के प्रति घनी होने लगी। उसकी ओर मैं और अधिक तीखा बर्ताव करने लगा। श्रुति तो पहले ही हमारे बीच कुछ शांत कोमल विचार रखने के प्रयत्नों में पूरी तरह हार चुकी थी। उसने अपनी उसी पराजित शांत धीर चुप्पी से मुझे परास्त करना जारी रखा। मेरी ईर्ष्या उसकी अलगाव भरी चुप्पी से और भड़क उठती और मैं जाने क्या क्या कह जाता। यहाँ तक कि मैं रचना की उपस्थिति भी भूल जाता। उसके कोमल मन पर पड़ती इस घटाटोप काली बारिश की छाप का असर शायद श्रुति को दिखने लगा था। वो एकदम मेरे सामने से हट जाती। उन्हीं दिनों मैंने उसके परिचय क्षेत्र में आने वाले स्त्री पुरुषों के ऊपर चारित्रिक आक्षेप लगाने शुरू कर दिए थे। उसका कोई फोन आ जाता तो मैं घंटों बड़बड़ाता रहता। वह चुपचाप कोई किताब उठाकर रचना के कमरे में उसे साथ लेकर दरवाजा बंद कर बैठ जाती। बीच बीच में जब मेरा स्वर ऊंचा उठता, जब मैं कोशिश करता कि मेरे स्वर उसके कानों तक पहुंच जाए, तो वह भीतर ही जोर जोर से बोलकर रचना को उसकी कोई समस्या समझाने लगती, या अगर रचना पढ़ नहीं रही होती तो उसे ऊंची आवाज में बातें कर उलझाने का प्रयास करती। हमारी बच्ची तक उसने ए जहर नहीं पहुंचने दिया। तभी तो पिछले साल भर से रचना मेरे साथ रह रही है। मुझे पापा कहती है, मेरा सम्मान भी करती है, लेकिन यह सारी स्थिति उसके लिए एक अस्थायी विकल्प के तौर पर है। उसने अपनी माँ से यह वादा करवा रखा है कि जैसे ही श्रुति को एक अच्छा घर मिला वो उसी के पास जाकर रहेगी। फिलहाल तो श्रुति खुद अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पेइंग गेस्ट के तौर पर रह रही है। आज डेविड का आरोप सुनकर याद आया। ऐसे ही एक दिन डाह से भरा मैं अपनी जुबान से ऐसा फिसला कि आज तक संभल नहीं पाया, और अब तो कोई उम्मीद भी नहीं बची। उन दिनों श्रुति की कुछ कहानियां काफी पसंद की गई थी और उसे एक साहित्य सम्मेलन में भाग लेने का आमंत्रण मिला था। राष्ट्रीय स्तर के उस सम्मेलन में आमंत्रित किया जाना उसकी प्रतिभा का सम्मान था, लेकिन मेरे मन के अंधकार ने जब देखा तो उसे श्रुति की कमनीय देह और खूबसूरत चेहरा ही दिखाई दिया था। उसके मन आत्मा तक तो मैं पहुंच ही नहीं पाया। यही आक्षेप मैंने उस पर लगाया था और उसकी प्रतिभा के प्रशंसकों, विशेषकर पुरुष मित्रों को, जिसे काले आवरण से लिपटे संबोधन के साथ में से उसके साथ जोड़ा था। तो उस दिन पीते पीते वो भी आकंठ भराई थी। रचना घर पर नहीं थी। शायद इसी कारण वर्षों से बंद पड़ा उसका मुंह खुल गया था। भीतर रखा सारा क्रोध उसने निकाल फेंका था। बातें सच थी और इतना कड़वा सच में पचा नहीं पाया था। मेरी अपच से जो कुछ भी बाहर आया था उससे उस दिन श्रुति भी रचना के कमरे में बंद होकर बच नहीं पाई थी। मैंने स्पष्ट शब्दों में उसे अपना घर छोड़कर चले जाने को कह दिया था। सुनते ही उसका क्रोध एक ही पल में शांत हो गया था। कुछ क्षण तीव्र दृष्टि से मेरी ओर देखती रही थी। उस दृष्टि में क्या था, आज याद करता हूं तो याद आता है। भयरा के गिरता विश्वास का अंतिम स्तंभ ही तो था जो उसकी दृष्टि को एकदम खाली कर गया था। वर्षों जैसे लंबे लंबे पलों तक वह मुझे देखती रही थी। कुछ क्षण पहले उसके चेहरे की सिराओं को खींचता तनाव अब वहां नहीं था। वह पूरी तरह रिक्त हो गई थी। वहां उस चेहरे पर अब कुछ नहीं था। प्रेम, घृणा, लगाव, अलगाव, दुख सुख, आशा दुराशा, भय, तिरस्कार, इन सब से रिक्त होकर उसने संयत स्वर में मुझसे इतना ही कहा था, मधुकर, क्यों इतना सब झेलते रहे मेरे कारण? तुम अपनी इच्छा पहले ही जाहिर कर देते। मैंने सदा तुम्हारे निर्णय स्वीकार किए हैं, यह भी करती,
और बेडरूम में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई तो उसके साथ 2 सूटकेस थे। तब तक मैं स्थिति की भयावहता को कुछ कुछ समझ गया था। अचानक मेरी टांगें कांपने लगी थी और मैं पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया था। वही बोली थी, अपने कपड़े और कागज ले जा रही हूँ, अंदर रखे 10,000 रुपए भी ले लिए हैं, इनकी मुझे जरूरत होगी, जब देने लायक हो जाऊंगी तो लौटा दूंगी। रचना से तुम कुछ नहीं कहोगे। जब मैं 2 दिन बाद सम्मेलन से आऊंगी खुद उससे बात कर लूंगी। तुमसे सिर्फ इतना आग्रह है कि तुम उस वक्त हमारे बीच उपस्थित नहीं रहना। और उसने बाहर का दरवाजा खोल सूटकेस बाहर रखकर धीरे से दरवाजा बंद कर दिया था। मैं बंद दरवाजे को देखता बैठा रहा था। कोई विचार, कोई शंका अब शेष नहीं रह गई थी। मुझे विश्वास हो गया था कि इस खूबसूरत विदुषी स्त्री को किसी पुरुष का मजबूत कंधा घर के बाहर मिल चुका है, जिसके सहारे यह आज इस घर का दरवाजा मुझ पर बंद कर गई है। मुझे अपनी दुनिया समाप्त सी लगने लगी। उस वक्त कहाँ जानता था श्रुति का दर्द, अब पहचानने लगा हूं तो अपना दर्द छोटा लगने लगा है। अब जब सारा सच परत दर परत साल भर में सामने आया है तो दंग रह गया हूँ। कितनी कमजोर थी श्रुति उस समय, कितनी निरीह, कितनी निरालंब, फिर भी कितने साहस के साथ बचा खुचा अवलंब भी झटक कर खुली प्रतियोगिता भरी जंगल सरीखी दुनिया में जूझने को निकल गई थी। अब सोचता हूँ तो लगता है ये उसका साहस नहीं, विवशता थी। उसके पास 2 ही विकल्प बचे थे, या तो खुद को समाप्त कर डालती या फिर जो किया वही करती। श्रुति चली गई थी और मैं कुछ समय की जड़ता के बाद पुनः अपने दंभ से भरी क्रोधपूर्ण फुफकारों से अपने भीतर के खालीपन को भरने में लग गया था। रचना को तीसरे दिन आकर मेरी अनुपस्थिति में जाने क्या समझा गई थी मैं नहीं जानता। मुझे आज तक रचना को किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देना पड़ा है, लेकिन दिनों दिन बालपन की हदों से निकलती चुलबुली किशोरी बनने के स्थान पर गंभीर शांत युवती बनती जाती मेरी रचना हर समय मुझे कटघरे में खड़ा किए रहती है। मेरी बेटी आवश्यकता भर मुझसे बोलती है, लेकिन अपने सारे उल्लास, निराशाएं, दुख सुख अपनी माँ के लिए बचाकर रखती है। श्रुति का फोन आए तो घंटों बातें करती है, तभी समझ पाता हूँ कि रचना अभी बच्ची है, वरना जितनी समझदारी के साथ वो अपना और घर का ख्याल रखती है, मुझे लगता ही नहीं कि मैं एक बच्ची के साथ रह रहा हूँ। अब तो धीरे धीरे एहसास होने लगा है इस साथ के भी छूट जाने का। श्रुति को घर छोड़े 1 साल हो चला है, उसके बारे में सब खबर रहती है मुझे। एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय दैनिक में उप संपादक के तौर पर कार्य कर रही है। अभी पिछले महीने ही रजिस्टर डाक से भेजा उसका लिफाफा आया था। मेरे वकील द्वारा भेजे गए तलाक के कागजों के साथ एक संक्षिप्त पत्र और 10,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट मेरे नाम। पत्र में मेरे तलाक मांगने पर उसने अपनी छोटी सी प्रतिक्रिया भेजी थी कि उसे तलाक लेने में दिलचस्पी नहीं है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, और यह भी कि मैं निश्चिंत रहूं। मेरे नाम का उपयोग ना पहले करती थी और ना ही भविष्य में करेगी। मेरा पुरुषोचित अहम चोट खाता था जब वो अपने नाम के साथ मेरा नाम नहीं लिखती थी। तब मैं तंज से भरा उसे कह उठता था कि मेरे बिना उसकी पहचान ही क्या है, उसे जानता ही कौन है। तब मैंने कभी उसकी ओर देखा नहीं था, देखता तो समझ पाता उस अपमान को जो मैं मात्र अपने अहम की तुष्टि के लिए उसे दे डालता था। उसी अपमान के प्रतिकार स्वरूप अगर उसका अहम उठकर हमारे बीच आ खड़ा हुआ था तो मैं दोष दूं तो किसे दूं। अभी पिछले सप्ताह ही मेरे दोस्त रमन गुप्ता ने मुझे बताया कि श्रुति ने बैंक से लोन लेकर एक फ्लैट खरीद लिया है। अगले कुछ दिनों में फ्लैट की रजिस्ट्री भी हो जाएगी। अब मुझे देखने लगा है अपना अकेला खाली घर। रचना भी अब यहाँ नहीं रहेगी। तब इस 4 बेडरूम वाले सारी सुख सुविधाओं से भरे बंगले में मैं अकेला शाम में अखबार पढ़कर और टीवी देखकर काटा करूंगा। श्रुति थी तो कितने मित्र रिश्तेदार आते जाते रहते थे, अब तो कोई भी नहीं आता। कोई रमन गुप्ता जैसा भूला भटका आ भी जाए तो मातम पुरसी के से अंदाज में बैठकर 2-4 बातें करके चला जाता है। रचना पूरी तरह अपने स्कूल की पढ़ाई और कॉमिक्स की दुनिया में खोई रहती है। उसके रविवार श्रुति के साथ फिल्म देखने या शॉपिंग में बीतते हैं। मैं चाहकर भी कहीं भी मन नहीं लगा पाता।
हर समय एक अजीब से दबाव में घिरा रहता हूँ। टीवी पर उद्घोषिका ने नमस्कार कहा तो याद आया, अपने भीतर घूमता मैं टीवी के सामने ना जाने कब से बैठा था। उठा, टीवी बंद किया, बत्ती बुझाई और अपने बेडरूम की तरफ जा ही रहा था कि पिछवाड़े की घंटी बजी। इतनी रात गए। बाहर डेविड था, गुस्से से भरा, उद्दंडता की साक्षात प्रतिमा। एक हाथ से उसने दर्द से बिलबिलाती कविता की चोटी पकड़ रखी थी, दूसरे हाथ को नचाता बोला, देखिए साहब जी, अब आई है ये अपने यार से मिलकर। आज तो आपके पास खाना बनाने भी नहीं आई। आज क्या बहाना है इसके पास। मैं पिछले कई दिनों से चल रहे इस झमेले से उगता चुका था। ये क्या तमाशा है कविता, कहाँ थी तुम? नहीं जाना चाहिए तुम्हें कहीं, इतनी रात गए। कविता तो जैसे आग पर रखे दूध सी उफन आई थी। क्यों नहीं जाना चाहिए मुझे? पूछिए इससे। यह मर्दुआ दिन रात मेरी हड्डी तोड़ता है, मेरी कमाई खाकर मुझे बेइज्जत कर मुझे ही बदचलन कहता है। क्यों नहीं जाऊं मैं कहीं अपनी मर्जी से? उस कमजोर औरत की रुलाई फूटी पड़ रही थी। एक झटके से उसने अपनी चोटी डेविड की पकड़ से छुड़ाई और फूट फूट कर रो पड़ी। मैं चुपचाप देखता रहा। मेरी आंखों में श्रुति और कविता के चेहरे गड्ढमड्ढ हो गए। जोर की रुलाई के बाद उसने खुद को संभाला। हाँ, गई थी मैं रात को, दिन में टाइम ही कहाँ मिलता है मुझको। इस मर्दूद के लिए रुपए कमाती हूँ, इसके बच्चे पालती हूँ, इसको और उनको रोटियां पकाकर खिलाती हूँ। साहब जी, शाम को आपको खाना खुद बनाना पड़ा। सॉरी साहब जी, मैंने उसे टोका था। नहीं कविता, रहने दो, कोई बात नहीं। साहब जी, मैं तो तंग आ गया हूँ इससे। डेविड का खरखराता स्वर फिर गूंजा तो कविता ने उसे अपनी खंजर की धार जैसी आवाज से काट दिया। तंग तो मैं आ गई हूँ, इसीलिए गई थी, आज तक नहीं गई थी, लेकिन आज जाकर आई हूँ फादर के पास। मैं स्तब्ध रह गया था। क्यों गई तू फादर के पास? चिल्लाकर डेविड ने, जो फिर से उसे चोटी से पकड़कर घसीटना चाहा तो मेरा दाया हाथ अचानक उठा और एक भरपूर चाटा मैंने डेविड के गाल पर रसीद कर दिया। मेरे वार को नशे में लड़खड़ाता डेविड झेल नहीं पाया और बरामदे में फर्श पर ढेर हो गया। वहीं पड़ा पड़ा ओह कविता को भद्दी गालियां देने लगा तो कविता भी चिल्ला उठी। हाँ, गई थी फादर के पास, सुबह आएंगे। सेपरेशन शुरू हो गया है, 6 महीने बाद फादर तलाक करवा देंगे, फिर तो तू हमको जीने देगा। कविता पागलों की तरह बोलती जा रही थी और रोती जा रही थी। मुझे होश आया तो मैंने कविता को अपने घर जाकर सो जाने के लिए कहा। हिचकियां भरती रोती ओह चली गई तो मुझे फर्श पर बैठे डेविड का ख्याल आया। मैं उसे कुछ कहना ही चाहता था कि वो झटके से उठकर कविता के पीछे लपका। मैंने भी उतनी ही फुर्ती से लपक कर उसे पकड़ा तो वह थम गया। इस बीच कविता सर्वेंट क्वार्टर में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर चुकी थी। देखा अपने औरत की जात कैसी अकड़ दिखा रही है। अरे गांव से इसलिए लाया था, ये धत्ता दिखाएगी मुझे, इसकी तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। और फिर उधर लपकने को था कि मैंने उसे कलाई से पकड़कर खींच लिया। आखिर मेरे बोल फूटे थे। डेविड, एक क्वार्टर मैंने कविता को दिया है, वही काम करती है, इसमें जिसको वो चाहेगी वो रहेगा, इतनी बात समझ लो। उसने फौरन पैतरा बदल लिया था। लेकिन साहब जी, मैं उसका मर्द हूँ। मर्द हो तो मर्दों की तरह रहो, राक्षस बनोगे तो तुम्हारा यही हश्र होगा जो हो रहा है। जाने मैं उसे कह रहा था या खुद को। साहब जी, अब मैं इतनी रात को कहाँ जाऊं? पड़े रहो यही सुबह तक। सुबह मेरे उठने से पहले दफा हो जाना। मेरा वाक्य पूरा होते होते वो बेशर्म बरामदे में पड़ी बेंच पर लेट चुका था। कुछ देर मैं वहां खड़ा खड़ा रात की शांति में गूंजते झींगुरों के स्वर सुनता रहा। कुछ ही देर में डेविड के नशेड़ी खर्राटों की गूंज भी उनमें आ मिली थी। बरामदे के हल्के से बल्ब की रोशनी दीवार से सटी चमेली की बेल पर भी पड़ रही थी। बेल की जड़ के पास अंधेरे में शायद 2-1 मेढक फुदक रहे थे। इस सारे शोरोगुल के साथ साथ उनकी भी टर अब मुझे सुनाई पड़ने लगी थी। तभी किसी डाल से छूटकर चमेली का एक फूल मेढकों के बीच कहीं जा गिरा। आज इस समय मैं श्रुति को बताना चाहता था कि मैं उसे कितना चाहता हूँ, मैं उसके बगैर कितना अकेला, कितना अधूरा हूँ। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मुझसे ये कभी नहीं होगा। मैं यूं ही अभिशप्त अकेलापन भोगता
मेढकों की टर्राहट और नशेड़ी डेविड के खर्राटे सुनता अपने शेष दिन काट दूंगा। मेरी इकलौती बेटी रचना यूं ही प्यार से वंचित अपने कंबल में खुद को संभालती गहरी सांसें लेती एक दिन जवान हो जाएगी। श्रुति तब भी अकेली जीवन से जूझ रही होगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।